वी आर बैक फ्रॉम द स्टेशन आईडी। और एक फरमाइश है रह गई है, वो हम अगर बीच में कोई टॉक शो और बेलाग तबसरों के कोई टाइम बचेगा तो ज़रूर सुनाएंगे। इब्राहिम भाई की फरमाइश आज रह गई, ज़रा देर से आई थी। दिल मुझे बता दे तो किस पे आ गया है, वो कोशिश करेंगे बताने की, अगर नहीं बता सके तो माजरत है। तो आज के टॉक शो के स्पॉन्सर हैं हमारे अपने अवामी बाज़ार। सोफिया, दीवान एवेन्यू पर आखिर ये सारी आवाम कहाँ जा रही है? सुहेल, ये लोग अवामी बाजार जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दीवान पर सबसे अच्छी और सस्ती ग्रोसरी सिर्फ अवामी बाजार में ही मिलती है। ज़बिया हलाल गोश्त है इनके पास। ऐसा एथेंटिक ज़बिया हलाल के गैर ज़बिया साबित करने वालों को $50,000 का इनाम रखा गया है, जो गुज़िश्ता 10 साल से किसी ने नहीं जीता। आप ग्रोसरी और गोश्त लें, मैं वेस्टर्न यूनियन से पाकिस्तान पैसे भिजवा कर आता हूँ। अवामी बाजार वेस्टर्न यूनियन के ऑथोराइज्ड डीलर भी है, आप पैसे यहाँ से भी भिजवा सकते हैं। इनका एड्रेस है 2340 वेस्ट दीवान एवेन्यू, शिकागो, और इनका फ़ोन नंबर है 773-274-2333। क्या बात है, बाजार। क्या बात है अवामी बाजार की। अवामी बाजार जी टॉक शो के स्पॉन्सर हैं अवामी बाज़ार। और सोफिया, आप रेडी हैं टॉक शो के लिए? जी जी बिल्कुल रेडी हूँ। आज फिर एक बात, एक मसला, अजीब सा मसला जो मैं अक्सर सोचती हूँ कि क्या किया जाए उन पेरेंट्स के लिए, उन पेरेंट्स की ज़बान बोलना चाह रही हूँ जो अपने अपने मुल्कों से इधर उधर हो गए हैं, यानी कि जैसे पाकिस्तान के लोग या इंडिया के लोग अमेरिका आ गए, कनाडा आ गए, तो उनके साथ एक बड़ा मसला है। अव्वल तो ये है कि वो एक तो इतनी मॉडर्नाइज और इतनी फ़ास्ट लाइफ में अक्सर एक जनरेशन गैप महसूस करते हैं अपने बच्चों के साथ, और दूसरा ये कि उनकी एजुकेशन का जो लेवल है वो यहाँ के लेवल से ज़रा सा लो होता है और उनको बड़ी परेशानी होती है। और अक्सर तो मैं एयरपोर्ट पे जब होती हूँ तो बहुत से ऐसे लोग आते हैं मैक्सिको से जो आए हुए होते हैं, और जिनके छोटे छोटे बच्चे, यानी आप देखें ये 7-8 ईयर्स के बच्चे होते हैं, जिनको वो सिर्फ इसलिए लाते हैं एयरपोर्ट पे कि उनको अगर ट्रैवलिंग करनी है तो उनको समझ नहीं आ रही कि वो बैग्स का किस तरह बताएं और अपनी डिटेल्स किस तरह बताएं, अपने ग्रीन कार्ड के बारे में क्या बताएं और हम क्या पूछ रहे हैं और वो हमें क्या शो करें। तो उसके लिए वो जो बच्चे लाते हैं अपने साथ अपने बच्चों को, तो मुझे उनकी जो ये डिसेबिलिटी काउंट होती है कि किस कदर मजबूर हैं ऐसे पेरेंट्स जो गैर मुल्कों में रहते हैं। और मसला ये है कि उनकी ज़बान कोई समझने वाला नहीं होता। तो ये जो एक डिफरेंस है ना, ये कल्चरल डिफरेंस जो है हमारे को, कितनी बड़ी हमें इसकी सज़ा मिल रही है। क्या ये बेनिफिट करता है हमें कि जो हम अपने मुल्क में जहाँ पर हम पैदा हुए वहाँ पर अपनी नई जनरेशन को ग्रो करने की जगह अगर हम गैर मुल्कों में जाते तो इज़ इट वर्थ द टाइम एंड मनी कि हम अपनी जनरेशन को जब वहाँ ग्रो करते तो सिर्फ हम ये नहीं होता है कि हम सिर्फ पैसा कमाते हैं आकर, बल्कि पैसे के बदले में जो चीज़ हम खो देते हैं वो हमारी औलादें होती है, लेकिन हम समझते नहीं हैं। लेकिन उसके लिए मेरे ख्याल में ये आज के दौर की बात नहीं है। अगर आप कभी भी लें, कहीं भी लें, ज़माना तेज़ी से बदलता है और अक्सर इंसान इतनी तेज़ी से अपने आप को बदल नहीं पाता। इससे कि अब देखें ना, एक ज़माना था जब कोई फ़िक्स रिलीजन नहीं था, जब नया नया इस्लाम आया था तो बहुत से लोग ऐसे थे। अगर हम अपने फोर फादर्स का देखें तो हमारे फोर फादर्स अगर आप देखेंगे तो उनका ताल्लुक़ हिंदुइज़म से था। बहुत सारे, जैसे मेरा ही देखें, मेरे सरनेम के आगे रुपसी आता है। अब रुपसी अगर आप देखें नाम तो इट्स अ हिंदू नेम। तो सबके फोर फादर्स जो है वो अक्सर रिलीजन चेंज हुआ, उसके बाद बहुत बड़ा चेंज आया। तो जिस तरह से वो बड़े बड़े चेंजेस आते हैं इंसान की लाइफ में, तो बहुत से इंसान उसको फॉलो नहीं कर पाते। और वही सिलसिला है कि जब हम अपने मुल्कों को छोड़ के आते, गैर मुल्कों में आते, तो एक जंग चल रही होती है। जंग किन चीज़ों में चल रही है? जंग दो चीज़ों में चलती है, कल्चर और रिलीजन। कहीं पर हमें ऐसा महसूस होता है कि हम जिस माहौल में रहते हैं और जहाँ कल्चर है, यानी जैसे अमेरिका में रहते हैं, तो हमारे बच्चे स्कूल में इतना ज़्यादा टाइम गुजारते हैं कि ऐसा लगता है कि वो अमेरिकन कल्चर को अपनाने लगे और हमारे रिलीजन को भूलते जा रहे, अपने रिलीजन को भूलते जा रहे। तो ये एक जंग है, तो वो जंग जो जारी हो जाती है तो ये जो पेरेंट्स होते हैं उसको बड़ा बुखला देती है। पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि बच्चों को फुल आज़ादी दे दें या अपने रिलीजन का अगर पढ़ाना चाहें, समझाना चाहें तो किस तरह समझाएं। तो उसके लिए चले मैं अब अपने टॉक शो का इब्तिदा करती हूँ। टॉक शो का मेरा टॉपिक ही है कल्चर एंड रिलीजन। तो एक शेर से इब्तिदा करूँगी।
हज़ारों नहीं सिर्फ 2-4 ही बता दो, हज़ारों नहीं सिर्फ 2-4 ही बता दो, जो इंसान बाहर से भी अंदर की तरह हो। अगर इस शेर की तशरीह की जाए तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल हमें इसी का मिलेगा, कल्चर और रिलीजन का। यानी जो इंसान का ज़ाहिरी वो होता है, ज़ाहिरी बिहेवियर होता है, उसका उठना बैठना, उसकी लैंग्वेज, और उसका जिस तरह के यहाँ जो बच्चे पल के बड़े होते हैं उनकी अक्सर लैंग्वेज में आप देखेंगे कि वो हमारी लैंग्वेज तो नहीं बोल रहे होते, कि जिस मुल्क से हम लोग आए होते हैं वो अपनी एक इंग्लिश बोल रहे होते हैं, जो इंग्लिश जो वो लोग यहाँ सीखते हैं उनका एक एक्सेंट भी डिफरेंट हो जाता है, जो हमें बड़ा बुखला देता है। तो मैंने कहा ना कि ये इन जो शेर का इब्तिदा मैंने कहा कि हज़ारों नहीं सिर्फ 2-4 ही बता दो, जो इंसान बाहर से भी अंदर की तरह हो, वो ऐसा ही सिलसिला होता है इस शेर के साथ। कि जैसे अब एक मुसलमान लड़की जो अमेरिका में रहती है, जब स्कूल जाती है तो उसे एक ख़ास यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है जो अमूमन शर्ट और पैंट पर मबनी होता है। अब जब यही बच्ची घर आती है तो घर में एक मॉडरेट माहौल भी है, लेकिन साथ में उसे एक स्ट्रिक्टनेस भी है कि वो घर में शलवार कमीज़ पहनेगी। अब उस बच्चे का आप जहन को सोचें, वो क्या करे? बिल्कुल एक अलग माहौल से, एक ही दिन में उसको इतने झटके मिल रहे होते। एक तरफ वो सुबह जाती है तैयार होकर शर्ट पैंट पहनकर, जब घर आती है तो शलवार कमीज़, फिर उसके बाद जो रस्म व रिवाज होते हैं और जिस तरह होते हैं कि जिस तरह सब बातें करते हैं, और कोई पार्टी में जाना होता है या ईद का समा होता है तो वो शॉपिंग को जा रही है दीवान पर और इस तरह कर रही है, तो वो बच्ची के जहन में कितने झटके लग रहे होते हैं। अब इन झटकों को और इस जंग को कम करने का या उसे एक मॉडरेट तरीके से हैंडल करने का क्या तरीका है? तो इसका यही है कि मैं बोलूँगी कि अगर हम वो लोग जो कैनेडियन या अमेरिकन सिटीज़नशिप होती है जिनके पास, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैनेडियन या अमेरिकन सिटीज़नशिप वाली लड़की अगर स्कूल जाती है तो वो शर्ट पैंट पहन के जाती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका उस रिलीजन से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। या फिर वो घर आके शलवार कमीज़ पहनती है तो इसका ये मतलब नहीं रहा कि वो सिटीज़न बनने, अमेरिका और कैनेडियन सिटीज़न बनने के लिए इनएलिजिबल हो गई। ये भी मतलब नहीं है, ये सिर्फ हमारी सोच है। और इस सोच में ही है कि हम ज़िंदगी में कल्चर को ज़्यादा अहमियत देते हैं या मज़हब को, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। या दूसरे अल्फाजों में कौन किस पर हावी है, इसकी मिसाल मैं आपको दूँ। एक मुस्लिम फैमिली में पैदा होने वाला बच्चा अगर इंडिया में पैदा होता है तो जहाँ पर उसके माँ बाप बरसों से रहते हैं, तो उसमें किस बात की झलक ज़्यादा नज़र आएगी, इंडियन कल्चर की या मुस्लिम मज़हब की? यही मसला है, सबसे बड़ा मसला है हमारी हर फैमिली के साथ। इंडिया या अमेरिका में रहने वाली फैमिलीज़ के बच्चों के दोस्त अगर आप देखें तो ज़्यादातर अमेरिकन बच्चे होंगे या इंडियन बच्चे होंगे, और वैसे ही पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू फैमिलीज़ के बच्चे बच्चियाँ जो उनके दोस्त होंगे वो सब ज़्यादातर पाकिस्तानी होंगे जिनका मज़हब से, मुसलमान मज़हब से ताल्लुक़ होगा। तो मेन बात तो ये होती है कि जहाँ पर जिसकी मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी के साथ काम आता है पावर का इसमें बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। जैसे कि अगर आप बोलें कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो कोई चाइनीज़ आपको नज़र नहीं आएगा, कोई जापानीज़ नज़र नहीं आएगा, इसलिए कि वो चाइना और जापान में पैदा हुआ है। तो जैसे पावर की बात है और आपको पावर जिसको मिला हुआ होता है, जिसकी मेजॉरिटी होती है, वो कल्चर का वो हुक्मरान बन जाता है। वो उसका कल्चर हर तरफ फैल जाता है, आसपास रहने माहौल में सब जगह उसका कल्चर फैल जाता है। जैसे अमेरिकन अगर बच्चा होगा, उसकी सिटीज़नशिप यहाँ की होगी तो ही वो प्रेसिडेंट बन सकता है। अब अगर कोई चाइनीज़ चाहे कि उसकी फैमिली का कल्चर अमेरिका में रहे तो वो तो मुमकिन ही नहीं है, इसलिए कि अगर इफ़ ही इज़ बॉर्न इन चाइना और जापान, ही कैन बी बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए जब तक अभी जैसे अगर इंडिया पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में अगर कोई बच्चे का दोस्त आता है तो जब तक अगर वो नाम ना बताए, उसका हुलिया भी होगा, बच्चा होगा शलवार कमीज़ पहने हुए होंगे, इससे कि पाकिस्तान में 80% लोग शलवार कमीज़ पहनते हैं, वो उसकी ड्रेसिंग है। तो अगर कोई हिंदू बच्चा या बच्ची भी आएंगे तो जब तक वो नाम ना बताए, यू कान गैस कि वो बच्चा हिंदू है कि मुसलमान है। आपका 80% ख्याल यही होगा कि वो मुसलमान बच्चा होगा। तो ये कल्चर का हमारे ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर हम इस बात पे भी अमल करें कि जैसा देश वैसा भेष, तो इस हिसाब से तो नौजुबिल्ला अगर हम अमेरिका में रहते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा मज़हब तो कुछ सालों में दम तोड़ देगा। अब आपको मैं समझाती हूँ कि डेफिनेशन क्या है कल्चर और रिलीजन का। कल्चर उस माहौल को कहते हैं, उस एटीट्यूड को कहते हैं, उस कस्टम्स को कहते हैं जो आपके आसपास मेजॉरिटी के लोग अपनाए हुए होते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सेम रिलीजन हो, लेकिन वो कल्चर इसलिए हावी हो जाता है कि हमारे बच्चे स्कूल में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। इसके हिसाब से कल्चर का कहा जाए तो ये रूलिंग पार्टी का पावर है। जो रूलिंग पार्टी है, जो मेजॉरिटी पार्टी है, उसका पावर कहलाएगा, वो कल्चर कहलाएगा।
रिलीजन आपका वो बिलीव और वर्शिप है जो आप सुपर ह्यूमन कंट्रोलिंग पावर से मानते हैं। ये कितनी सी बात है, अगर आप अपने घर में ये बात समझा सकें कि ये जो कल्चर है ये सिर्फ एक कमिटेड और एक लिमिटेड लैंड को वो हुक्मरान बना हुआ है, उसको कंट्रोल कर रहा है। यानी अगर आप अमेरिका में रह रहे तो वो कल्चर अमेरिकन कल्चर ही होगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को ये समझा सके कि हम मज़हब की जब बात करते तो ही इज़ द गॉड ऑफ यूनिवर्स, वो पूरी दुनिया का हुक्मरान है, तो आपको अपने बच्चों को ये सिखाना है कि ऑटोमेटिकली एक लैंड के हुक्मरान से या एक लिमिटेड जगह के हुक्मरान से, यानी अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसकी जो हुकूमत है वो एक लिमिटेड लैंड पे है। लेकिन हम जो मज़हब बोलते हैं इट्स अ वेरी वाइड थिंग, वो पूरे यूनिवर्स को करता है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, रिलीजन मुस्लिम हो, इस्लाम हो, हिंदुज़म हो। तो अगर हमें अपने बच्चों को समझाना है तो उन्हें यही डिफरेंस समझाना है कि एक लिमिटेड लैंड को कंट्रोल करने वाले को आप ज़्यादा पावर दोगे या एक वो इंसान को वो अल्लाह को पावर दोगे जो टोटल यूनिवर्स को कंट्रोल करता है। जब आपके बच्चे इस फ़र्क को समझ सकेंगे ना, तभी ये बात होगी कि वो फिर आपके रिलीजन बीट कर जाएगा कल्चर को। अब अगर देखें ना, अब इसकी बात क्या है, बेशक मैंने कहा कि कई जगह पर कल्चर मज़हब पर हावी हो जाता है, इसलिए कि हमारे बच्चे घर से ज़्यादा टाइम स्कूल और कॉलेज में गुजारते हैं, इनके दोस्तों में गैर मुल्की या अमेरिकन दोस्त होते हैं, और यही सोचकर हमारे इमिग्रेंट्स पेरेंट्स परेशान होकर सोचते हैं कि जिस घर में, अगर आप सोचें कि जिस घर में अगर हम चाहें कि हमारे बच्चे हमारे रिलीजन को ज़्यादा फॉलो करें और कल्चर को कम करें, तो इसका एक ही तरीका है कि जिस घर में उठते ही कुरानी तिलावत की कैसेट और सीडी की आवाज़ सुनाई देगी। जी हाँ, मैं सीडी इसलिए कह रही हूँ कि आजकल की दादी और नानियाँ अगर अमेरिका में रह रही है या कनाडा में रह रही है तो उन पर भी कल्चर इतना हावी हो चुका है कि या तो वो योगा करने निकली हुई होंगी या मेडिटेशन कर रही होंगी या फिर वॉक पर निकली हुई होंगी। तो अब हमें अपने बच्चों के लिए सीडी से ही काम चलाना पड़ेगा। तो एक माहौल अगर हम ये बनाएं कि जहाँ पर उठते ही कुरानी आयत की आवाज़ कानों में पड़े, इससे पहले कि जस्टिन बीबर, एरियाना ग्रांडे और जेम्स बेल और एल किंग की गाने इन लोग सुने, उससे पहले अगर हम अपने माहौल को इस तरह बदलें तो ये हमारी सोच पे है कि हम किसको जंग जीतने देते हैं, कल्चर को कि रिलीजन को। अगर हम अपने आप को मजबूत करें तो हमारे बच्चे आज भी हम यहाँ पर रहते हुए भी लूज़ नहीं करेंगे। हम आदत डालें, हम अपना रूटीन बना लें कि हम सुबह उठते ही सीडी लगा दें। उनको पता है कि उनको गाने सुनने, लेकिन उनको ये भी पता है कि इतना जनरेशन गैप है कि अगर हम सुबह सुबह अरियाना ग्रांडे का सॉन्ग लगाएंगे तो हमारे पेरेंट्स हम पे नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए कि उनको या तो समझ नहीं आएगी या लोग बोलेंगे क्या सुबह सुबह शोर मचा रखा है। तो उस माहौल के बनाने की बात है, इंसान के सोच की बात है कि इंसान, अगर हम लोग अपने माहौल में रिलीजन की जीत चाहते हैं, कल्चर की जीत नहीं चाहते, रिलीजन को हावी करना चाहते, तो एक रूटीन बना ले। एक सीडी जो 30 पारे है कुरान मजीद के, उनका पूरा सेट मिलता है सीडीज़ का। आप एक एक सीडी का रूटीन बना ले, पूरे 30 डेज़ है ना, फर्स्ट वाले सूरह की सीडी सुबह उठते ही लगा लें, सुबह उठते ही लगा लें। बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बैग्स में बुक्स डाल रहे हैं, सब कुछ नाश्ता कर रहे हैं, मुस्तकिल एक रूटीन बना ले कि कोई इस बात पे आवाज़ नहीं उठाएगा कि सीडी नहीं चलेगी। ऑटोमेटिक वो सीडी सुनेंगे, सीडी के साथ उसके अंदर मीनिंग भी है कुरान मजीद के वो सिपारे का। ऑटोमेटिकली इतना सा उनको बर्दाश्त का मादा उनका ग्रो अप करें, इतना बिल्टअप करें कि वो इस बात से शुरू करें। फिर अल्लाह के नाम पे अगर जब दिन शुरू होगा तो उस स्पिरिचुअल पावर पे आपको यकीन रखना पड़ेगा कि वो स्पिरिचुअल पावर उनके बिहेवियर का, उनकी ट्रेनिंग का बेस बनेगा। उसके बाद वो चाहे फिर भले जाते ही स्कूल में वो अपने हेडफोन्स लगा लें और अब दूसरे गाने सुनने शुरू हो जाएं, तो ये इस तरह उनके अंदर ये जो पावर पैदा होगा, ये और कल्चर और मज़हब की जंग की हार और जीत का, मैंने कहा, सारो दारो मदार सिर्फ एक चीज़ पे है, रिपीटेशन। एक चीज़ जो रिपीट की जाए, यानी कि जो एक्टिविटीज़ आप बार बार दोहराएंगे, जो हरकत और सकनात आप अपने बच्चों के सामने बार बार करेंगे, वो आपकी और आपके बच्चों की शख्सियत पर गहरा असर डालेंगी। ये ज़रूरी नहीं कि वो माहौल आपके आसपास मौजूद हो या सिर्फ इमेजिनरी हो। जैसे कि जब हमारा बच्चा पहली जमात में होता है तो टीचर इसे मुख्तलिफ़ तस्वीर बताकर पढ़ाती है कि ये मुर्गी है, ये डक है, ये ईगल है। वो टीचर्स ये सब चीज़ें लाइव लेकर नहीं आ जाती कि स्कूल में पता चला वो डक लिए चली आ रही है, एक दिन पता चला वो ईगल लिए चली आ रही है। वो उस रिपीटेशन की बात है कि वो जो तस्वीरें बता के जो रिपीट करती,
वो बच्चों की बेस बनती जाती है कि बच्चे उन एनिमल्स को देखे बगैर, उन एनिमल्स को देखे बगैर ही वो जान लेते हैं कि ये एनिमल जिसे डक कहते हैं, इट्स अ वाइट कलर एनिमल, और ये तैरता भी है और स्विमिंग भी करता है और सब इस तरह। तो इसी तरह ये बात है कि जो बात रिपीट की जाए घर में, आप जितनी ज़्यादा, जितना क्वालिटी टाइम आपको मिलता है, जितना कम टाइम भी बच्चे आपके साथ गुजारते हैं, उन चीज़ों को रिपीट करें। उन चीज़ों की रिपीटेशन के साथ ही आपको महसूस होने लगेगा कि कल्चर की हार होती जा रही है और रिलीजन की जीत होती जा रही है। वैसे ही जैसे अगर आप बोले माँ बाप 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, रमज़ानों में रोज़े रखते हैं, इफ्तारी के टाइम पर बैठ कर रोज़ा खोलना, ईद और बकरीद मनाना, इसी तरह ये सब चीज़ें क्लैश करेगी। जिस तरह वो स्कूल के फ्रेंड्स के साथ क्रिसमस मनाने का सोचेगा, वैलेंटाइन डे मनाने का सोचेगा, लेकिन उन सब चीज़ों के मनाने के साथ साथ अगर आपका ये सिलसिला भी चलता रहे तो ये ज़्यादा असर करेगा। इसलिए कि स्पिरिचुअल पावर जो है, रिलीजन का पावर, ऑटोमेटिकली इट्स वेरी मैग्नेटिज्म, उसमें एक मैग्नेटिज्म है, उसमें एक अट्रैक्शन है, इसे स्पिरिचुअल पावर कहते हैं। तो अभी अब मैं रिपीटेशन की बात करूँ तो रिपीटेशन भी हमें, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर कल्चर जो है, वो कल्चर तो सोसाइटी सिखाएगी आपके बच्चों को, लेकिन रिलीजन कौन सिखाएगा आपके बच्चों को? वो रिलीजन, वो कुरान मजीद वगैरह स्कूल में तो नहीं पढ़ाए जाएंगे अगर वो अमेरिका या कनाडा में है या कोई और मगरबी ममालिक में है। तो वो चीज़ आपकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। आप हाथ पैर खोल के छोड़ के ना बैठ जाएं कि हम कर ही क्या सकते हैं, हमारा बच्चा तो इतने घंटे स्कूल में गुजारता है। आप रिपीटेशन पॉलिसी को अपनाएं, बग़ैर उसको तनकीद किए, बग़ैर उसको ये बोले कि तुमने ये करना है। एक रिपीटेशन रूटीन बनाएं। ऑटोमेटिक रमज़ान का महीना आया, बच्चे को पता है कि भाई अभी रमज़ान का महीना आया, हमारा फास्टिंग का मंथ है। उसे पता है कि स्कूल में दूसरे बच्चे फास्टिंग नहीं कर रहे, लेकिन उसे ये पता है कि हमारे घर में हमारे पेरेंट्स फास्टिंग कर रहे हैं। वो पेरेंट्स को देखा देखी वो फास्टिंग भी करेगा और फिर वो आपके साथ रोज़ा भी खोलेगा। फिर वो बाकायदा जब रमज़ान होगा तो नमाज़ें और रोज़े और सब इबादतें भी होंगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप रिलीजन को हावी कर रखते हैं या कल्चर को हावी रखते हैं। कल्चर से हिम्मत हार देते हैं या रिलीजन के पावर को इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने कहा ना, रिपीटेशन पॉलिसी। अब अगर रिपीटेशन की पॉलिसी मैं आपको बताऊं तो एक मैंने बायोग्राफी पढ़ी थी एक अफ्रीकन राइटर की। एक लड़की अफ्रीकन राइटर है, वो उसने अफ्रीका में रहती थी और जब वो छोटी थी उसको पढ़ने का बड़ा शौक़ था, तो 4 या 5 ईयर्स से उसने किताबें पढ़ना शुरू कर दी। लेकिन चूँकि अफ्रीका में इतना एजुकेशन आम नहीं है तो उसे जब पढ़ने का शौक़ हुआ, थोड़ा बहुत इंग्लिश वगैरह सिखा दिया गया। और वहाँ पर जो अवेलेबल है यहाँ वहाँ पर जो लोग बड़े अम्यूज़ है इस बात से, अमेज्ड है इस बात से अमेरिकन कल्चर से, तो वो ज़्यादातर अमेरिकन स्टोरीज़ वहाँ पर, इसलिए कि अमेरिका चंदा देता फिरता है। आपको पता है अफ्रीका को चंदा दे दिया और चंदे में खाना पीना तो कम होगा पर वो बुक्स ज़्यादा होगी ताकि उनके कल्चर को वहाँ पर वो इंट्रोड्यूस करके अफ्रीकन लोगों को कॉम्प्लेक्स का शिकार कर सके, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का। तो यही हुआ कि उस जगह जगह पर जहाँ जहाँ स्कूल बनी हुई थी वो अमेरिकन स्पॉन्सर्ड स्कूल थी और वहाँ पर जो लाइब्रेरीज़ थी उसमें अमेरिकन स्टोरीज़ थी। ये लड़की ने जब पढ़ना शुरू किया, उसे पढ़ने का इतना शौक़ था तो ज़्यादातर उसने अमेरिकन स्टोरीज़ पढ़ी। उस अमेरिकन स्टोरीज़ के बाद उसने अपनी स्टोरीज़ लिखना शुरू करी। उसे लिखने का शौक़ था, उसने लिखा तो उसकी हर स्टोरी में बहुत सी एक ही चीज़ थी जो बार बार रिपीट हो रही थी। उसमें उसकी स्टोरी का हीरो था जो फेयर कलर का था, यानी जो अमेरिकन था। उसके गेम्स में, जो स्कूल के गेम्स वो बताती थी जो खेलते थे, उसमें उसका फेवरेट गेम था जिंजर ब्रेड मैन, जिंजर ब्रेड हाउस, इसलिए कि वही कुछ उसने बुक्स में पढ़ा था। हालांकि अफ्रीका में जिंजर ब्रेड हाउस और जिंजर ब्रेड के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। उसके बाद उसमें विंटर का था, वेदर का था, और उसमें स्नोबॉल्स बनाने का था, स्नोमैन बनाने का था। ये सब वो इमेजिनरी चीज़ें थी जो उस स्कूल के, अफ्रीका के स्कूल के बच्चों के दिमागों में रिपीटेशन की जा रही थी। इसलिए कि अमेरिकन बुक्स पढ़ाई जा रही थी, अमेरिकन स्टोरीज़ लाइब्रेरी में थी, उनके पास ऑप्शन नहीं था। तो ये चीज़ें इंसान की साइकोलॉजी बताती है कि व्हेन यू रिपीट समथिंग, वो उस रिपीटेशन के साथ ही चलता जाता है। और फिर उसे पता था कि उसने जो कुछ पढ़ा, अपनी कंट्री के बारे में पढ़ा, उसे पता चला कि हमारी कंट्री बहुत बैकवर्ड है, हमारी कंट्री बहुत पुअर है, यहाँ पर ब्रेड बहुत महंगी है, यहाँ पर मिल्क बहुत महंगा है। फिर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई और उसने जब अपने कल्चर के बारे में पढ़ना शुरू किया, जब उसने और आगे अमेरिका आई तो अमेरिका में उसने जब लाइब्रेरी में गई, जो यहाँ बड़ी लाइब्रेरी है, तो वो
मल्टी कल्चर सेक्शन में गई, वहाँ पर उसे अफ्रीकन राइटर्स की बुक मिली, जहाँ पर उसे पता चला कि जैसे कि सोहेल बता रहे थे कि अफ्रीकन की बहुत सारी कंट्रीज़ बहुत रिच भी है और उनके पास डायमंड्स का वो ख़जाना है जो पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। जब उसने ये जाना और जब वो रिपीटेशन ख़त्म हुई उसकी, यानी उसे दूसरी चीज़ से आगाह किया गया, तो उसे अपनी कंट्री की अहमियत, अपने आप की अहमियत का अंदाज़ा हुआ। तो यही बातें हैं जो अगर इस फॉर्मूले को लेकर हम चलें कि हम अमेरिका में रहते हुए भी अपने रिलीजन को कल्चर पर हावी ना होने दें और अपने रिलीजन को हावी करें और कल्चर को हमारे बच्चों पे हावी ना होने दें, उसका सिंपल तरीका रिपीटेशन पॉलिसी। रिपीट एवरीथिंग, जो कुछ आप अपने मज़हब के बारे में जानते हैं, जो कुछ मज़हब के बारे में जानते हैं, उसे अपना मोरल कैरेक्टर बना के, मोरल रोल प्ले करके अपने बच्चों के सामने रखें और खौफ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे कि अब जैसे मैंने सुना कि किसी मेरी एक फ्रेंड है, वो अपने पाकिस्तान में रहती है, उसने अपनी बच्ची को यहाँ भेजा, तो उसके चचा के घर पे भेजा। चचा के घर पे भेजा तो वो बच्ची से मेरी मुलाकात भी हुई, वो मेरी फ्रेंड एयरपोर्ट पे भी उसको लेकर आई। तो मैंने कहा उसे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो वो बोलने लगी, पता नहीं आंटी, आई डोंट लाइक इट, बिकॉज़ यहाँ पर मैं आई तो मेरे जो न्यूयॉर्क में मेरे अंकल है उसके घर में गई, तो उसके बच्चों को तो उर्दू आती ही नहीं है, वो मुझसे बात ही नहीं कर पा रहे थे और सिर्फ उन्होंने हेलो कहा जब मैं गई हूँ। फिर मैं 2-3 दिन वहाँ रुकी हूँ और मैं जब आ रही थी वापस 2-3 दिन बाद, तो वो सिर्फ मुझे बाय बाय करने आए। तो ये हम अपने बच्चों का क्या हशर कर रहे हैं, इसलिए कि हमने कल्चर की अहमियत को इतना वो कर दिया उन पर हावी कि हम हिम्मत हार बैठे। हम ये भूल गए कि रिलीजन कहीं ज़्यादा पावरफुल है इस कल्चर से। तो हम किसी कल्चर में भी रहते हो, किसी जगह भी रहते हो, हमें चाहिए कि हम रिलीजन का होल्ड अपने बच्चों पर ज़रूर रखें। यही वजह से होगा कि हम जो इतना बड़ा लॉस कर रहे हैं कि हम गैर मुल्कों में कमाने के लिए जाते हैं, तो उस कमाई के बदले में जो कुछ हम लॉस कर रहे हैं वो लॉस बहुत बड़ा है और उसको आप ही रोक सकते हैं। बाहर का कोई अमेरिकन आके रोकेगा नहीं इस बात को। आप चाहें कि अमेरिका में रिलीजन के बारे में, अपने अपने रिलीजन के बारे में इनको स्कूल में सिखाया जाए, तो नो, what they learn in the school, they learn how to celebrate the Christmas, they learn how to celebrate Valentine's Day, यही सब सीखेंगे वो लोग। आपको ही उनको बचाना है। और ये इसी तरह है कि जैसे एक टीचर बच्चे को सिर्फ तस्वीरों के ज़रिए बताती है कि डक कैसा होता है। अब वो पाकिस्तान तो हम रोज़ाना ले जाने से रहे, इंडिया तो हम रोज़ाना ले जाने से रहे, लेकिन आपने उसकी सूरत की फ़ोटोग्राफी करके अपने आप को उसमें ढाल के एज अ मोरल रोल प्ले करना है और आपने उनको बताना है, जैसे एक बच्चे को बताया जाता है कि दिस तस्वीर देख के कि दिस इज़ अ डक, दिस इज़ अ चिकन, तो ये सब बताए, दिस इज़ एन ईगल। तो आपने उन्हें एक इमेजिनरी नक्शा तैयार करके आपको रोल प्ले करके अपने बच्चों को इस तरह जिताना है कि उन पे कल्चर का होल्ड ना रहे बल्कि उनके ऊपर रिलीजन का होल्ड रहे। और ये जंग में हमेशा आई प्रेफर कि रिलीजन की जीत होनी चाहिए और इसमें आपकी हिम्मत बड़ी कमाल रखती है कि आप अपनी हिम्मत के हिसाब से किस तरह करते हैं इसको। तो वो डेंजर को भूल जाएं, वो डेंजर जैसे कि वो अफ्रीकन लड़की को डेंजर हुआ था कि उसे एक सिंगल साइड बताई जा रही थी स्टोरी की, एक सिंगल साइड कि उसके इमेजिनेशन में सिर्फ यही था कि एक कामयाब कंट्री जो है उसका जो हीरो है वो वाइट होता है, वो जिंजर ब्रेड मैन खेलता है, वो जिंजर ब्रेड प्ले करता है और उसके बाद वो जिंजर ब्रेड बियर पीता है और उसकी ब्लू आइज़ होती है। और ये सब चीज़ें जो है, ये इस तरह चीज़ें जो है रिपीट की जाती है ना, तो हमारे बच्चों का हमारे कल्चर से, हमारे रिलीजन से कट ऑफ होता जाता है और हम बैठ के तमाशा देखते हैं। नहीं, तमाशा ना देखें इसको। सबसे पहले अगर आप खुद ही इतने बहके हुए हैं कि आपने अमेरिका आकर, जैसे नानियाँ और दादियों ने शुरू किया हुआ है, वो योगा सीख रही हैं, वो मेडिटेशन पे जा रही हैं, वो वॉक पे जा रही हैं, तो ये सब सीखने से पहले अपने आप को उनके रंग में रंगने से पहले ये देखें कि आप क्या चीज़ लॉस कर रहे हैं। इतना बड़ा ज़िंदगी का लॉस कर रहे हैं कि जिस चीज़ के लिए आप, जिन बच्चों के लिए कमाने के लिए आए ताकि उनको एक अच्छा फ्यूचर दे सके, तो सिर्फ आप उनको एक एजुकेशन का अच्छा फ्यूचर देने के बदले में आप उनको ही अपने हाथ से लूज़ कर रहे हैं। इट्स अ बिग लॉस। तो होश कीजिए, अपने आप को चेंज कीजिए। अगर आप समझते कि आप बहुत बहक गए और आप अपने आप को भी अमेरिकन कल्चर में ढालने लगे, तो ऐसा मत कीजिए। घर में शलवार कमीज़ पहने,
बाहर जाके आप बेशक कुछ पहने, शर्ट पैंट पहने, लेकिन वो भी एक महदूद दायरे में हो कि आप कपरीस ना पहने। मैंने अपने उसमें भी कहा था कि आजकल की मॉडर्न माएँ देखें, जो ताल्लुक़ तो पाकिस्तान और इंडिया से है, लेकिन उनको देखें तो वो कपरीस पहने जा रही है, स्लीवलेस पहन के जा रही है। व्हाट इज़ दिस? जब आप खुद ही कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे, अपने रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे, तो व्हाई डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर किड्स? आप फैसला कर लें कि आपने किसको खोना है, किसको पाना है। अगर आपने पैसों के लिए आपने सोच ही लिया है कि अपने आप को भी खो देना है और आपने अपने बच्चों को भी खो देना है, तो फिर आपको इस नुकसान से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर आप थोड़ी सी अकल रखते हैं तो रिपीटेशन पॉलिसी को फॉलो करें। ये ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि जो चीज़ रिपीट करके बार बार दिखाई जाए इंसान को, इंसान का उसके बिहेवियर पे बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। तो कल्चर और रिलीजन की जंग में आई वॉन्ट द रिलीजन टू बी द विनर। अब ये आप लोगों के ऊपर है। मैंने बता दिया जो कुछ मुझे टॉक शो में कहना था। आप तो कह रहे थे बड़ा फलसफियाना है, लेकिन ये फलसफियाना कोशिश की मैंने इसको अपने अल्फाजों में बयान करने की। बड़ा सादा सा था और बहुत अच्छे मैसेज के साथ था, जो खासकर दूसरे मुल्कों में जाके लोग बस जाते हैं और किस तरह से दूसरे मुल्कों में जाके फिर एक रस्साकशी से शुरू हो जाती है। और डेफिनेटली ये सोफिया आपका बड़ा अच्छा जो भी था टॉक शो, मशवरा लोगों को, सुनने वालों को बहुत अच्छा था। लेकिन ये रिलीजन और कल्चर की वॉर जो है ना, वो हमेशा से रही और हमेशा से रहेगी। उसमें ना तो कोई सब जीतते हैं, ना ही सब लोग हारते हैं ना। तो इसमें भी परसेंटेज होती है। बहुत से लोग जो है ना वो टोटली जैसे कट के रहते हैं सोसाइटी से। जी कॉल ले ले, मैं बात करता रहता हूँ आपके बात। सोनी दत्ती और अनैर, बाजी क्या हाल है आपके? बस ठीक ठाक। आप बताएं। आप शुक्र है अल्लाह का, आप ठीक हो? मुझे समझ नहीं, आप लोग पैसे कैसे बनाते हो? पैसे थोड़ी बनाने के लिए आते हैं हम, तो अपनी कम्युनिटी के लिए काम करने के लिए आते हैं। नहीं, बहुत गलत कर रहे हो आप लोग। अच्छा चलें, आप मुझे लिख दें $1 मिलियन का चेक। मेरे पास होता, आई विश आई कुड हेल्प यू आउट। ओके चलें, तो फिर दुआ कीजिए हमारे हक में। नहीं, दुआ करने की बेवकूफ जैसी बातें करते हो आप लोग। अच्छा चले, ओके ठीक है। तो दुआ भी नहीं करते ऊपर से बोला। चले, इनका तो मैं बुरा नहीं मानती, काफी ओल्ड हैं मेरे फादर की जगह। ओल्ड इज गोल्ड, कोई मसला नहीं। ये मेरा ख्याल है कि वो ये उन सोल्स में से हैं जो जिनकी नज़र में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। एक पैसे के अलावा भी दुनिया है और बहुत कुछ। मैं पिछले दिनों सोफिया एक इश्तिहार देख रहा था, उसमें कोई क्लिनिकल साइकोलॉजी की कोई खातून है, उनसे आप अगर अपॉइंटमेंट लें और मशवरा करें अपनी साइकोलॉजी के ऊपर, क्लिनिकल साइकोलॉजी पे, तो $100 जो है ना वो उनकी विजिटिंग फीस है। और आप रेडियो पे बैठ के इतने अच्छे कल्चरल, साइकोलॉजिकल और सोशल और फैमिली जो है ना वो के मुतालिक मशवरे देते हैं, और फिर भी हमारे, चले खैर छोड़ें वो। असल में जब हम लोग अमेरिका आते हैं और हमारे कल्चर से जंग होती है, हमारे रिलीजन और कल्चर की, तो इंसान 3 चीज़ें कर सकता है। सबसे पहले वो क्या करेगा? अगर कल्चर से उसकी जंग होती है तो वो गो अगेंस्ट चला जाएगा, कन्फ्रंट करेगा उसको हमेशा। बस वो या तो वो जो एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान हो जाते हैं ना, वो लोग होते हैं जो कन्फ्रंट करते हैं इसको। कन्फ्रंट करके यानी अब चाहते हैं कि ज़बरदस्ती वो चाहते हैं कि हम एक्सट्रीमिस्ट बन जाएं ताकि ये कल्चर, अमेरिकन कल्चर हमारे घर में घुस ना पाए। तो आपको पता है कि जब बहुत ज़्यादा इंसान को कंट्रोल किया जाता है तो इंसान की साइकोलॉजी उसे बगावत पर मजबूर करती है। तो एक्सट्रीमिज़म भी नहीं बनना है आपने, इसलिए कि अगर आप एक्सट्रीमिज़म बन के अगर अपने बच्चों को फोर्स करेंगे तो एक दिन वो बगावत करेंगे। दूसरा, कंप्लेन करता है इंसान। क्या करता है? या तो कंप्लेन करके वो कंप्लेन करता है तो वो सारे अमेरिकन से ताल्लुक़ तोड़ देता है, अपने बच्चों को जाके मजहबी स्कूल में डाल देता है। एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा था। अब मजहबी स्कूल में डालने तो ये भी नहीं है, इसलिए कि वो फिर सोसाइटी से कट के रह जाएंगे। एक ज़माना आएगा जब उनको अपनी फैमिली के लिए कमाना पड़ेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मजहबी तालीम, सिर्फ मजहबी तालीम उनके काम आए। मैं कहती हूँ कि रिलीजन की जीत होनी चाहिए, लेकिन रिलीजन की इस तरह जीत होनी चाहिए कि आप अपने यहाँ आने का फ़ायदा भी उठाएं ना, कि अमेरिका आए अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, तो उनको एजुकेशन से दूर ना रखें, लेकिन दो कल्चर और रिलीजन की जंग में अपर हैंड रिलीजन का रखें। या फिर वो ये होगा कि वो तीसरा जो इंसान का रिएक्शन होगा वो ये होगा कि वो एक मॉडरेट लाइफ गुजारेगा। वो अपने रिलीजन को भी बच्चों को सिखाता जाएगा, उनको रेगुलर एजुकेशन भी पढ़ाता जाएगा, और आखिरी में जो ये मॉडरेट स्टाइल है ना, दैट इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल वन।
मोस्ट सक्सेसफुल वन, कि एक तरफ तो सोसाइटी अपना रोल निभा रही है, बच्चा स्कूल जा रहा है, वो यहाँ अमेरिकन कल्चर सीख रहा है, अमेरिकन एजुकेशन सीख रहा है, दूसरी तरफ आप अपना रोल निभा रहे हैं कि जब बच्चा घर पे आ रहा है तो एक रिलीजियस माहौल बना हुआ है जिसमें उसको पता है, वो भूला नहीं है कि उसका किस रिलीजन से ताल्लुक़ है, उसका खुदा कौन है, उसकी रिलीजियस बुक कौन सी है, वो सब उसे याद है। तो एक मॉडरेट तरीका ही सही होता है। और मेरा ख्याल है कि मैं जो मैं समझता हूँ वो ये कि अमेरिका में बहुत सारी दुनिया के जो रिलीजन्स हैं पाए जाते हैं, वो सारे ही लोग अमेरिका में पाए जाते हैं। मेरा ख्याल है अमेरिका वो एक ऐसा मेल्टिंग पॉट है जहाँ दुनिया भर के लोग आए हैं अपने अपने कल्चर को लेके, अपने अपने रिलीजन को लेके। लेकिन जो रिलीजन जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इस सोसाइटी में मज़ामत कर रहा है वो मुस्लिम कल्चर या इस्लाम है, जो सबसे ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है यहाँ पे, और अपने वैल्यूज़ के साथ अपने मज़हब के जो है ना वो दायरे को जो है ना वो रखते हुए अपनी नस्लों को आगे ग्रो अप कर रहे हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो है ना वो शायद प्रॉब्लम भी अमेरिका में इसीलिए मुस्लिम्स को होती है कि बाकी दूसरे भी रिलीजन एग्जैक्टली यहाँ पर आए, लेकिन वो उन्होंने बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया यहाँ के कल्चर को भी। रिलीजन को कोई चेंज नहीं करता है, लेकिन उसमें अडॉप्शन जो है ना वो बहुत उनके लिए उनके नरमी है उनके अंदर इसको अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन खाली जो मुस्लिम या इस्लाम कल्चर है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है, क्योंकि डेफिनेटली क्लैश तो है दोनों में। जी सोनी दत्ती और अनर कोई है हमारे साथ? जी ड्रॉप हो गई कॉल। तो जैसे अब आप इंडिया में रहते तो इंडिया में आप क्या सीखेंगे? वो जो उनके हर ड्रामे में देखें, उनकी हर फिल्म में उनके रिलीजन तरीके बताए जाते, वो रिलीजन सॉन्ग्स होते, सब कुछ होते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इंडिया में रहने वाले सारे मुसलमान बच्चे भी वही सब कुछ सीख लें। सोनी दत्ती और अनर। अस्सलाम वालेकुम, मैं आरिफ कादरी बात कर रहा हूँ। जी वालेकुम सलाम। आपका माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही आपने अच्छे तरीके से इसके ऊपर रोशनी डाली है। सबसे बड़ी जो चीज है इसमें मैं एक चीज अप्रिशिएट करता हूँ, घर का माहौल जो होता है ना जी जी वो तकरीबन सबसे वाइटल रोल वही अदा करता है। बिल्कुल। और आदमी दुनिया के किसी भी खत्ते में चले जाए, दुनिया के किसी भी कंट्री में चला जाए, अगर घर का माहौल ऐसा रिलीजियस होगा तो जाहिर बात है वो बच्चे के दिमाग में जो मैग्नेटिक वेव्स हैं वो इसी तरह पैटर्न उसी तरह से वो ढलना शुरू हो जाती हैं। चाहे अब इसकी मिसाल एक देखें कि यहूदी में किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये ज्यूज जो है उन्होंने अपने घर का माहौल अपने मजहब के हिसाब से रखा हुआ है। बिल्कुल। आप देखें जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ पे कई जितने भी ज्यूज सैनिक होगा उनका कोई लड़का जो है और कोई लड़की भी किसी गैंग के अंदर नहीं है, किसी चीज इसके अंदर नहीं है, और सबके सब बाकायदा संडे सैटरडे को इबादत पे जाते हैं। बिल्कुल। तो और उनके अपने जो सैनिक है उसमें वो लोग पाबंद हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद अपने आप को उसमें ढाला हुआ है और दूसरा अपने घर का माहौल भी उस अंदाज में रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो जब बच्चा ग्रोथ अप होता है तो खुद होता है। फिर यहाँ पे हम लोगों तो ये फैसिलिटी है, तो विला पार्क में रिलीजियस स्कूल भी है। बिल्कुल। हम घर के माहौल के साथ साथ इन स्कूलों में भी भेज सकते हैं। तो ये चीजें बहरहाल आपका मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया आपका ये तबसरा। शुक्रिया। लेकिन अब मसला ये है कि हमारे जो एशियन पेरेंट्स हैं ना वो खुद इतने अम्यूज हो चुके हैं, उन्हें अमेरिका का माहौल इतना सहर अंग्रेज लगता है कि वो खुद बहक चुके हैं, तो वो बच्चों को क्या ट्रेन करेंगे? आरिफ भाई ने एग्जांपल दी ना, वो जैसे जूइश की सनीगाग भी जाते हैं और बिल्कुल वो अपना फिडोरा भी पहनते हैं और सब कुछ बाकायदा जो है ना फॉलो करते हैं। घर का माहौल उन्होंने ऐसा बना रखा है। और फिर उन्होंने इस्लामिक कल्चर हमारे जो है ना वो विला पाक की मस्जिद और दूसरी एमसीसी की भी मिसाल दी। उसमें एक प्रॉब्लम जो है ना हमारे वो ये है कि हमारे पास पैसा तो बहुत है, लोगों के पास फंडिंग नहीं है एक्चुअली। जैसे इस्लामिक स्कूल में एग्जैक्टली इतनी ज्यादा फीस है। अगर हमारे पास भी इतनी स्ट्रॉन्ग फंडिंग हो जाए ये इस्लामिक सोसाइटीज कल्चरल स्कूल्स के लिए, जहाँ पे बच्चे को जो है ना वो हर जो है ना वो मुसलमान चाहे कि उसकी इब्तिदाई तालीम उन स्कूलों में हो ताकि उसकी जो बेसिक जो है ना वो जड़ें स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद वो फिर जब एक दफ़ा आप बच्चे को जो है ना स्ट्रांगली अपना कल्चर और अपनी जो है ना रिलीजन को इंजेक्ट कर देते हैं तो फिर वो ग्रो अप होने के बाद वो फिर और फॉर एवर उसमें जो है ना रच बस जाता है। लेकिन बात यही है कि हमारे पास इतनी फंडिंग नहीं है। अगर पैसे हैं तो वो दूसरी चीज़ों में उड़ाते हैं। लेकिन एक चीज़ जिस पे तवज्जो देनी चाहिए, जो सबसे अहम बेसिक ज़रूरत है कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं जो नई नस्ल हैं उनको उन इस्लामिक स्कूलों में भेजा जाए, लेकिन उनकी फीसेस इतनी हाई है कि अफोर्डेबिलिटी नहीं रहती है। तो उस पर ज़्यादा काम करना चाहिए कि हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी साहिब हैसियत लोग हैं उनको ज़्यादा फंडिंग देनी चाहिए।
उन इस्लामिक रिलीजियस सेंटर्स को, स्कूलों को, Free जो करना चाहिए, हमारे बिल्कुल। जो हमारी नई जो है ना वो नस्ल है, उनको वहाँ पे बेसिक एजुकेशन लेके जब वो आगे बढ़ेंगे तो फिर वो स्ट्रांग हो चुके होंगे अपने इन रूट्स की तरफ से। बिल्कुल 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 ऐसे ही जैसे हम लोग जो समझते हैं, एशियन पेरेंट्स ये समझते हैं कि कैक्टस की सीड डालें और उसके अंदर से गुलाब का फूल निकले। सीड्स बड़ी बड़ी डिफ्रेंशिएट करती है कि अगर आप कैक्टस की सीड डालेंगे तो आप गुलाब के फूल की एक्सपेक्टेशन नहीं करें ना। अगर आप गुलाब के फूलों की सीड्स डालेंगे तो ही गुलाब निकलेगा ना। तो मेन चीज़ उसकी सीड्स होती है, यानी बच्चों की ग्रोथ जो होती है बचपन से जो होती है वही होती है जो सोहेल ने कहा कि इंजेक्शन की तरह इंजेक्ट करना पड़ता है हमारे मज़हब को हमें। तो वो हमें लर्न करना है कि हमें मॉडल रोल बनना है और हिम्मत नहीं हारनी है, और जहाँ भी रहें हमने रिलीजन को अपर हैंड रखना है। 8474751590। बड़ा अच्छा आपने एग्जांपल्स के साथ, आई एम रियली हैप्पी। आपका आज के जो टॉक शो था उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अगर आपको सामीन कोई कमेंट्स करना हो, कोई बात जहन में आती हो कल्चर और मज़हब के हिसाब से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8474751590। मैं जब तक लूँगा एक कमर्शियल ब्रेक। विंग जोन जमी ज़बिया हलाल ओरिजिनल बोनलेस विंग्स एंड बर्गर लंच स्पेशल रोज़ाना इनके पास 11 बजे से 4 बजे तक होता है। 599 में बर्गर, विंग्स, फ्राइज़ और ड्रिंक होते हैं इनके पास। 65 सेंट्स का विंग, बीर और बुध को शाम 6 बजे से क्लोजिंग तक होता है। विंग जोन इनकी 2 लोकेशंस हैं। 2115 ब्लूमिंगडेल रोड, ग्लेंडल हाइट्स में इनकी ओरिजिनल लोकेशन है। इसका फ़ोन नंबर है 6306352280 और इनकी दूसरी लोकेशन स्कोकी में जूही और मैकॉर्मिक के पास आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग। जी हाँ, सारे शहर में घूम के देख लें, आपको आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग जैसे प्राइस कहीं नहीं मिलेंगे और आपकी तलाश खत्म होगी आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग पे आके, क्योंकि मेहनत ज़्यादा करते हैं, प्रॉफिट कम रखते हैं। जब प्रॉफिट कम रखते हैं तो आपको चीज़ रग्स या कारपेटिंग सस्ते दामों में मिल जाती है मार्केट से। तो इनका एड्रेस है 6346 नॉर्थ क्लेमांट और डिवान के कॉर्नर पे हैं। यहाँ पे रविंदर सिंह रवि होते हैं। इनका फ़ोन नंबर है 7739880348। आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग, हर किसी के अपनी कारपेटिंग नीड्स के लिए नाम याद रखें। इटालियन एक्सप्रेस, यहाँ ख़वातीन को इटालियन एक्सप्रेस ने वीकेंड पे खाना पकाने की छुट्टी दे रखी है, क्योंकि ये जुम्मा हफ्ता पार्क को बफ़े लगाते हैं जो दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक होते हैं। 1199 में जितना चाहे खाएँ। बफ़े में 24 से ज़्यादा रिवायती इंडियन और पाकिस्तानी खाने और ग्रिल्ड आइटम्स होते हैं। पूरी फैमिली के साथ वीकेंड का लुत्फ़ उठाएँ। इटालियन एक्सप्रेस में आके 1199 में तरह तरह के खानों के मज़े उड़ाएँ। 2041 ब्लूमिंगडेल रोड, ग्लेंडल हाइट्स में लोकेटेड है इटालियन एक्सप्रेस। उनका फ़ोन नंबर है 6305397600। साबरी निहारी, शुरू से अब तक खानों का एक जैसा मेयार साबरी निहारी ने रखा है बरकरार। साबरी निहारी फ़ाइन डाइनिंग का शाकार, पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तानी खानों को लुत्फ़ उठाएँ। जब भी अच्छे खाने का दिल चाहे साबरी निहारी चले। इनका एड्रेस है 2500 वेस्ट डिवान एवेन्यू, शिकागो। कैटरिंग या रिजर्वेशन के लिए कॉल करें 7734653272 या उनकी वेबसाइट विजिट करें www.sabrinihari.com। अनमोल मीट एंड ग्रोसरी, अनमोल मीट एंड ग्रोसरी ना सिर्फ एक अनमोल ग्रोसरी स्टोर है बल्कि 100% ताज़ा ज़बिया हलाल गोश्त का मरकज़ भी है, जहाँ रोज़ाना ताज़ा गोश्त इनके अपने किंग्समैन स्लॉटर हाउस है अशरफ पटेल की ज़ेर निगरानी ज़िबा होकर अनमोल ग्रोसरी आता है। शरिया बोर्ड शिकागो से तस्दीक शुदा है। फ्रेश पकाएँ, फ्रेश खाएँ। अनमोल से ग्रोसरी और गोश्त लाइन का एड्रेस है 2753 वेस्ट डिवान एवेन्यू, शिकागो। रोज़ाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। इनका फ़ोन नंबर है 8722083373। सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी, जहाँ जो लोकेटेड है 2305 एंड हाफ वेस्ट डिवान एवेन्यू, शिकागो। जब इसका नाम आता है तो एक ही नाम जहन में आता है, शिकागो के पान स्पेशलिस्ट मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई। आपके पानों की कोई भी कैटरिंग करानी हो, फ़ोन कार्ड्स हो, पान के पत्ते होलसेल में चाहिए हो, और मीठा पान, जर्दे वाला पान, या जो किसी किस्म का कैजुअल पान खाना हो तो आप चले जाएं यहाँ पे 2305 एंड हाफ वेस्ट डिवान एवेन्यू पे। इफ्तिखार भाई आपके लिए ज़बरदस्त पान लगाएंगे। और कोई तकरीब अगर आपकी हो, मेहमानों के अगर फरमाइश हो के पान खाने हैं मेहमानों को, तो नंबर लिख लें 7738179791। पान स्पेशलिस्ट हैं शिकागो के मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई। इनसे अच्छा पान कोई नहीं लगाता शिकागो में। किंग्समैन स्लॉटर हाउस, हलाल ट्रांजैक्शन ऑफ यूएसए, सदका हकीका कुर्बानी, अपनी किसी तकरीब के लिए ताज़ा अपनी निगरानी में बकरे ज़िबा कराएं या खुद ये फरीज़ा अंजाम दें, या अशरफ पटेल साहब को बोलें कि वो छुरी चला दे आपके लिए। पूरी फैमिली के साथ किंग्समैन स्लॉटर हाउस जाएं, पिकनिक भी मनाएं, ताज़ा बकरे का गोश्त भी अपने साथ लाएं, शरिया बोर्ड से मंजूर शुदा है ये। और सबसे अच्छी बात, जब जहाँ पे जाएंगे आपको रिटेल
और होल सेल से भी कम कीमत में यहाँ पे आपको बकरा मिल जाएगा। इनका एड्रेस है 6260 साउथ किंग्समैन रोड, किंग्समैन, इलिनॉय। मंडे थ्रू फ्राइडे सुबह 7 बजे से 3:30 बजे तक खुले रहते हैं। फ़ोन करें 773-610-4995। ये तो था हमारा कमर्शियल ब्रेक है। अगर आपको कोई कमेंट्स करना 8474751590। तो मैं तो यही कहूँगी टॉक शो के आखिर में वाइंड अप करते हुए कि मेजॉरिटी के पावर के ऊपर अपने सुपर पावर को बिठाइए, यानी अपने रिलीजन के सुपर पावर को बिठाइए। ये ना समझे कि मेजॉरिटी का पावर ज़्यादा पावर रखता है। अपने सुपर पावर यानी अल्लाह ताला का और हमारे रिलीजन को उसके ऊपर सुपर पावर बना के रखें। हाँ, और जो क्योंकि हम लोग इस सुपर कंट्री में आ गए हैं, सुपर कंट्री में आके जो है ना वो अपने आप को बचाना इतना आसान नहीं है। जहाँ पे जो बड़ी ज़बरदस्त कल्चरल वॉर रहती है इन लोगों के साथ, उसमें अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, अपनी आने वाली नस्लों को बचाना और अपने कल्चरल और रिलीजन वैल्यूज़ को साथ लेके चलना इज़ नॉट दैट ईजी। लेकिन फिर भी बहुत सारी सोफिया ने तरकीबें बताई कि किस तरह से आप उसको साथ लेके अपने चल सकते और हैं। साथ में हाँ, अगर आपके बच्चे टीन एज को क्रॉस कर गए, शादी की एज को पहुंच गए, तो उन्हें एक बात वही रिपीटेशन पॉलिसी के साथ, चाहे आप हस्बैंड वाइफ यानी माँ बाप आपस में बात कर रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, उनके सामने ज़रूर ये बात दोहराएं कि हम शादी में सिर्फ एक चीज़ देखेंगे, बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, कि शादी उसी से होगी जो मुसलमान होगा, अपनी मज़हब से ताल्लुक़ रखता होगा। हिंदू लोग अपने बच्चों को कहें कि भाई शादी उसी से होगी जो हिंदू होगा। इसी तरह ये ज़रूर रूल रखें कि हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तुम्हारे ऊपर, तुम पसंद से शादी भी हम करा देंगे, सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शन है कि उसका सेम रिलीजन से ताल्लुक़ होना चाहिए। चलें, अभी बेलाग तबसर है, थोड़ा सा टाइम रह गया। हुकूमत ने अल्ताफ़ हुसैन के रेड वारंट जारी कर दिए। हुकूमत ने फ़ायदा है क्या, पाकिस्तान में हुकूमत है, वो वहाँ बैठे हुए लंदन में। चलें, आपका तबसरा था ना, हाँ, मेरा तबसरा डजंट मेक एनी डिफरेंस। मेरा ख्याल है अब हुकूमत चाहे रेड वारंट, ब्लैक वारंट या किसी भी रंग का वारंट जारी कर दे, अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान लाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो डॉन फिल्म का बहुत मशहूर डायलॉग है ना कि डॉन को 12 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, इसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसी तरह पाकिस्तान की पूरी हुकूमत चाहे जितना भी जोर लगा ले, अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान लाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत से अवामिल हैं। अगर अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान लाया गया और उसने मुंह खोला तो बहुत से बड़े लोगों के नाम आएंगे से जो है ना वो नामों से जो है ना वो नकाब हटेगा, उनके भी नाम आएंगे। इसीलिए एक दफ़ा आपको याद है उन्होंने वो एक अपनी तकरीर में गाना गाया था ना, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ। तो उसके पीछे रीज़न थी जो उन्होंने ये गाना गाया था। इंक्लूडिंग नवाज शरीफ का भी नाम आ सकता है, क्योंकि 1992 में MQM मुस्लिम लीग नवाज की इत्तेहादी थी और नवाज शरीफ ने सिंध में डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का कहकर MQM को धोखा दिया और इनके ख़िलाफ़ ही ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसके अलावा MI6 और रॉ भी अल्ताफ़ हुसैन को एक मोहरे के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए बैकिंग करते हैं और इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच कैदियों या मुजरिमों के तबादले का कोई मुआहिदा भी नहीं है। इसीलिए फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी जो है ना इंग्लैंड में ही सज़ा काटी थी। तो ये रेड वारंट जारी करना हुकूमत का सिर्फ एक शोशा है, दूसरे मामलात पर से तवज्जो हटाने के लिए, होना कुछ भी नहीं और ना हो सकता है। 3 धड़े बन गए, पाक सरजमीन MQM, बगैर अल्ताफ़ हुसैन के MQM, अल्ताफ़ हुसैन की लंदन वाली MQM। तो ये सब जो इतने सारे MQM के धड़े बन गए, तो अब 2018 आने वाला है, 1 साल और रह गया। तो देखें इसमें इलेक्शन, जब तक इलेक्शन नहीं होता तो ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा नहीं पता है मुझे वो क्या सबसे लग रहा है। पावरफुल है। मेरा कमेंट्स ये होगा कि ये किसी MQM वाले का ही काम है जो देख रहा है कि MQM मरती जा रही है, तो उसे अलाइव करने के लिए उसने एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया है कि गवर्नमेंट ने उसके रेड वारंट जारी कर दिए। नहीं, मेरा तो सिर्फ उसे अलाइव करने के लिए। नहीं, मेरा तो ख्याल है कि उसको जो है ना वो जो आजकल पनामा लीक्स जो है ना, वो पनामा लीक्स पे से जो है ना वो तवज्जो हटाने के लिए किया है उसको। आई डोंट नो। चलें, एक और मेरे को मज़ेदार जो लगेगा वही मैं खबरें पढ़ूंगी। इमरान खान ने मुसलमान मुल्कों पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी की हिमायत करते हुए अपने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान का नाम भी उसमें शामिल होना चाहिए। ये तो बड़ी गद्दारी है मुल्क से, दैट्स वेरी बैड। जी सामिन, आप क्या कहते हैं? सोफिया कह रही है गद्दारी है मुल्क से। हाँ, ये तो कहीं से पेट्रियोटिज्म इसमें नजर नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि शायद इसी मौके के लिए मुहावरा बनाया गया कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन भला। अच्छा है, बिल्कुल। इमरान खान ने किसी भी फ्रेम ऑफ माइंड में ये बात कही, मेरा जैसा रेडियो से ये बात करे, उसके फ़ायदे बताए तो ठीक है,
मैं एक आम आदमी और सुनने वाले भी आम आदमी हैं, मगर इमरान खान कोई आम आदमी नहीं है, एक बहुत अहम पॉलिटिकल पार्टी, करोड़ों लोगों के लीडर, शायद पाकिस्तान का मुस्तकबिल। जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े हों तो बहुत सोच समझ के बयान देना चाहिए। बिल्कुल। इंडिया जो है वो कितने अरसे से अमेरिका पर लॉबिंग कर रहा है कि पाकिस्तान को दहशतगर्द जो है ना स्टेट करार दे, मगर कामयाब नहीं हो सका। और इमरान खान का ये बयान कि पाकिस्तान को भी इन 7 मुल्कों में शामिल करना चाहिए, यानी दहशतगर्द स्टेट करार दे दिया जाए और इंडिया की दिली ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। इमरान भाई पहले तोलो फिर बोलो, आपकी इस बड़बड़ की आदत ने ही आपको मरवाया है। सोचिए अगर इमरान खान वज़ीर आज़म होते तो क्या वो डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करके कहते कि भाई डोनाल्ड, इन 7 मुल्कों में पाकिस्तान का नाम भी शामिल कर लो। ओह व्हाट अ डम लीडर। ये होता है सुपर पावर की चमचागिरी, सुपर पावर की चमचागिरी हो रही। अगर आप तो आवामी ज़बान में बोलने लगते हैं, सुपर पावर की चमचागिरी नहीं है। लेकिन उसमें जो सबसे जो अहम नुक्ता मैंने अपने वो तबसरे में बताया वो ये कि भाई देखें ना, इंडिया लॉबिंग कर रहा है ना कि आपको दहशतगर्द स्टेट करार दे दिया जाए, कब से कर रहा है। और जो मुल्कों को 7 मुल्कों को बैन लगाया, किस लिए लगाया कि वहाँ से दहशतगर्द आ रहे हैं। तो इमरान खान भी उसी लॉबिंग में शामिल हो गए ना कि पाकिस्तान का भी नाम शामिल कर लो और पाकिस्तान को भी दहशतगर्द स्टेट करार दे दिया जाए। कहीं वो इस वजह से तो नहीं कह रहे कि जो आपकी राय थी कि अगर पाकिस्तान का को भी बैन लगा दिया जाए तो ये पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा। नहीं, मैंने हो सकता है वो ये सोच के कह रहे हो। मेरा प्लेटफॉर्म डिफरेंट था बात कहने के लिए, मैंने उसके लॉजिक में पीछे इतनी बड़े लंबी चौड़ी लेकिन हो सकता है वो भी इसी मकसद से कह रहे हो। तो हमने उनको क्लियर पूरी करना उनकी चाहिए बात ना। नहीं, एक बयान होता है, एक सिर्फ बयान दे देना चाहिए। और उस बात को मैं तो एज ए रेडियो प्रेजेंटर मैं पूरे डिटेल में बताता हूँ ना कि अगर वो बैन लगेगा तो इन फ्यूचर में उसका क्या फायदा होने वाला है। मैं अपने प्लेटफॉर्म से उसकी अच्छाइयाँ बता रहा हूँ। जैसे आप कल्चरल और मजहब की जंग पे पूरी डिटेल में एक बात बता रही है ना कि ये जंग जो है ना किस तरह से जीती जा सकती है। तो वो जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे उनका सिर्फ एक लाइन का बयान होता है, उसके पीछे उसकी लॉजिक नहीं बतानी होती है उनको, तो वो बयान गलत है ना। बिल्कुल सही है, लॉजिक पता नहीं बताई नहीं उन्होंने। पाकिस्तान सुपर लीग PSL में करप्शन की निशानदेही ICC ने की है। ये बड़ी दिलचस्प खबर है। मेरा ख्याल है कि शुरू में इस पे बात करनी थी, लेकिन वो बातें करते हुए जहन से निकल गया। पाकिस्तान में जब भी क्रिकेट बहाल होने का कोई चांसेस नजर आते हैं, अपने ही लोग कुछ ना कुछ इंडिया जो है ना वो कार्रवाई करके, अपने लोग नहीं है, इंडिया है इसमें। बात का घुमाना चाह रहे थे, चले ओके। अब ये देखे ना, ये क्योंकि इंडियन है ना तो मुझे अब बोलने नहीं देंगे इस मामले पे। नहीं बोले, आप बोले। मैं कॉल ले लूं? कॉल आई है तो जी ले लें। मेरा तबसरा अधूरा रह गया। नहीं, अभी तबसरा शुरू नहीं किया आपने। सोनी दत्ती और अनैर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान खान का जो बयान है वो मजलूम ईरानी और अरबी कौम के साथ में यकजहती का प्रोग्राम है कि भाई जब उन मजलूमों के साथ जुल्म हो रहा है तो भाई हम क्यों पीछे रहे, उनके साथ में रहेंगे हम हर हाल में। अच्छा, जुल्म सहने के लिए। तो फिर वो हम सहने के लिए नहीं, उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए। बिल्कुल आवाज उठा रहे हैं ना, फलस्तीन के लिए 50 साल से आवाज उठा रहे हैं ना। और हमारी आवाज की ऐसी तैसी करी हुई है। अगर हम इसराइल से दोस्ती करे हुए होते तो हमें भी बहुत फायदे पहुंच रहे होते हैं ना, आज इंडिया की तरह और दुनिया भर की तरह। तो आवाज आपने तो खैर इसराइल से फायदा उठाया है, यानी कि आपने भी सूद पे घर वर लिया है। वो अमेरिका में रह रहे हैं और इसराइलियों को तो फायदा आप पहुंचा ही रहे हैं। आपकी तो उनसे दोस्ती है, खैर ऐसा मत बोले। तो वो तो हर अमेरिका में रहने वाला वही करेगा ना जो उसका लॉ कहता है कि मॉर्गेज इसी तरीके से मिल सकती है। तो आप बोले, आप ये क्यों बोल रहे हैं कि हम अमेरिका से क्यों ना, हम इसराइल से क्यों ना दोस्ती करें? आपकी तो दोस्ती है, आप तो उन्हें फायदा उठा रहे हैं। मैं आप पता नहीं कहाँ से बात कहाँ ले जाते हैं। अच्छा, मैं समझा ये हम का लफ्ज इस्तेमाल किया या अपने लिए इस्तेमाल किया? मुल्की मफादात की बात करें भाई, मुल्की मफादात की बात करें ना। आप बात मैं समझा आप अपने मफादात की बात कर रहे थे। यार इतना फजूल टाइम नहीं है रेडियो पे कि आपकी बेकार की बात में जो है। चले होल्ड कर सोनी दत्ती और अनैर कोई सेंस की बात करने की, वालेकुम सेंस सलाम की बात नहीं करते हैं आप लोग यार। सोहेल भाई, हाँ अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक है, आप सुनाए। बस दुआ कह रहा हूँ कि आप आधी बात कर रहे हैं, शायद पूरी बात नहीं जी पूरी आप कर दें, मैं बिल्कुल गौर से सुन रहा हूँ। इमरान खान का कहना ये था मेरे भाई, क्योंकि आपने मुखड़ा तो बोल दिया, आप अपने वो आखिरी वाला नहीं हिस्सा बोला। उसने कहा कि अगर ये बैन लग जाता है ना तो अच्छा इसीलिए है कि एटलीस्ट हमारा टैलेंट जो है वो बाहर जाके इतना अच्छा काम करता है। और यहाँ मेरी बात सुनो पहले, वो टैलेंट हमारे मुल्क में रहे तो वो इस टैलेंट मुल्क में काम आए। क्यों हम यहाँ आकर तो ईमानदारी करते और वहां जाके बेईमानी होती है। तो बोले ये जो ईमानदार लोग वहाँ ट्रेन होकर अगर वापस यहाँ आ जाते हैं
तो कम से कम पाकिस्तान को बना के रखेंगे, बना देंगे। वो कोई तो अच्छा आदमी आए यहाँ पे पाकिस्तान को बनाए, बाहर क्यों रहते हैं अच्छा टैलेंट हमारा। ये उसका कहने का मकसद था, ये नहीं था कि हम टेररिस्ट है तो हमें भी हमारा नाम डाल दो। अच्छा एक मिनट, मेरी बात का जवाब दिएगा बिल्कुल हाँ या ना में। ये जो 7 मुल्कों पे पाबंदी लगाई गई है, क्यों लगाई है? वो तो गलत है ना, वो तो बात हो चुकी है पहले कि वो गलत है, उसमें तो कोई भी क्रिमिनल नहीं है। वो तो एक बस मुसलमान के खिलाफ एंटी मुस्लिम समझो, जो भी समझो बेवकूफी है। बेस जो बनाई गई है, बेस जो आप लोग मेरी बात को समझ ही नहीं रहे। जो बेस बनाई गई है वो ये बनाई गई है, अमेरिका जैसे पावरफुल के मुल्क के आगे आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, वो बेस बनाई गई कि दहशतगर्द मुल्क है और पाकिस्तान का नाम उसमें शामिल करने का मतलब है कि पाकिस्तान भी दहशतगर्द मुल्क हो गया और अमेरिका और इंडिया की लॉबिंग कामयाब हो गई। लेकिन उसने पूरे अल्फाज बोले हैं, आप आधे अल्फाज सुने, वो उतनी लाइन पूरी बोली है। क्या मैं तो कह रहा हूँ कि वो बंद कर, वो ये भी नहीं कहा कि बैन कर दे, उसने कहा कि यहाँ से वीजा देना बंद करे तो हमारा टैलेंट हमारे मुल्क में रहे। उसकी लाइन ये थी पूरी। चलें ठीक है, लाइन ये भी नहीं थी कि बैन कर दे। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आप लोगों ने मेरी बात भी सुन ली और इनकी बात भी सुन ली, और मैं भी अपनी जो जस्टिफिकेशन करने के लिए सही हूँ और ये भी अपनी बात में सही है। हर एक बात के 2 पहलू होते हैं। उन्होंने दूसरा वाला पहलू बताया, मैंने जो है ना उसका ख़तरनाक पहलू जो है ना वो सामने रख दिया। बात हम लोग जो है ना वो बेसिकली कर रहे थे वो सुपर लीग में जो करप्शन हुई है। मतलब बहुत अरसे बाद पाकिस्तान की टीम में एक शानदार प्लेयर मिला था जो 2020 और वनडे फॉर्मेट का बेहतरीन खिलाड़ी शर्जील, जो किसी भी वक्त खेल का पासा पलट सकने की सलाहियत रखता है। मैच फिक्सिंग की जद में आ गया और इसे ट्रबल में लाने वाले इंडिया के बुकीज़ जो है ना वो हैं, इसलिए कि इंडिया ने पहले भी हमें जो है ना वो मैदान छीने थे हमारे से, और अभी भी जो है ना किसी चक्कर में पाकिस्तान ने PSL शुरू करी तो जो है ना वो चाहते हैं कि PSL, क्योंकि PSL का जो है वो फाइनल पाकिस्तान में खेला जाएगा, तो इसको शुरू में ही जो है ना वो बदनाम कर दिया कि वो एक इंडिया के एक बुकीज़ हैं नासिर झुनझुनवाला और यूसुफ नामी जो है एक शख्स है, उन्हें होटल लेके गया। दूसरे दिन उन्होंने उनको ऑफ़र करी कि जो है ना वो एक बॉल मिस करो तो इस पर तुम्हें 20 लाख रुपए देंगे। उसने वो जो है ना शर्जील ने वो ऑफ़र कबूल नहीं करी है, मगर सिर्फ उनको जो है ना स्पॉट कर लिया गया कि जी ये वहाँ गए और बुकी से मिले, और बेवकूफ़ पाकिस्तानी ऑफिशियल ने बग़ैर तहकीकात के ज़ोरदार जो है ना मीडिया पे ढंडोरा पीटना शुरू कर दिया। यानी मैंने जो पिछले वीक बात की थी, अपने ही लोग टांग खींचते हैं या एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं, और उनको भी उन्हीं के क्रिकेटर दोस्त नासिर जमशेद जो खुद तो खेल नहीं रहे, उनसे सिर्फ अपना दोस्त कह के मिलने का मशवरा दिया। वो बेचारे कह भाई मुझे कोई कहे कि वो मेरे दोस्त से मिल लो यार, वो बहुत पसंद करता है आपके तबसरों को, तो आपको उनसे मिलना है। ऐसे ही नासिर जमशेद ने कहा कि तुम्हारा फ़ैन है उनसे मिल लो, बेचारे उनसे मिलने चले गए, पता चला कि वो बुकी निकले। तो अब उसमें उसका क्या कसूर है? तो मेरा ख्याल था कि ये PCB को चाहिए कि इस मामले की तहकीकात खुद करती है, अगर खिलाड़ियों की गलती नहीं है तो इन पे से पाबंदी ख़त्म करे, क्योंकि एक मुल्क का अपना एक क्रिकेट इवेंट है, तो ICC जो है ना वो ICC बराह रास्त इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती जब तक कि PCB बाकायदा दरख्वास्त ना दे ICC को इसकी तहकीकात के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि जो है ना वो शर्जील दोबारा खेलेंगे, क्योंकि इज़ वेरी मैंने उसका क्रिकेट बहुत वॉच की है, इज़ ए वेरी टैलेंटेड प्लेयर। और हमारी जो है ना PCB ने खामोखा का एक जो है ना अभी उस पर तहकीकात चल रही है और एक साबित भी नहीं हुआ, और हमारी जो है ना बदनामी का बाइस बन गए ये लोग। जी अभी है टाइम है जी। जी पाकिस्तान, रशिया और ईरान अफगानिस्तान में अपने अपने मकासद के लिए कोशा हैं। अमरीकी कमांडर जनरल जॉन निकलसन मेरा ख्याल है जनरल जॉन निकलसन इसमें अमेरिका का नाम शामिल करना भूल गए। ये जानबूझ के बाकी 4 पड़ोसी मुल्कों के नाम तो लिए मफादात या मकासद के हवाले से, मगर खुद जो इस मुल्क पर काबिज़ हैं तो इसके लिए कुछ नहीं बताया कि वो खुद वहाँ यहाँ से क्यों नहीं निकल रहे हैं। उनका कहना है रशिया तालिबान और मंशियात की तिजारत से वाबस्ता दहशत गर्दी की हिमायत कर रहा है, ईरान मगरबी अफ़गानिस्तान में इंतहा पसंदों की हिमायत कर रहा है, और साथ साथ एक और अहम बात उन्होंने की वो ये कि रूस तालिबान की मदद कर रहा है। यानी अब मामला उल्टा हो गया है, पहले अमेरिका रशिया के ख़िलाफ़ तालिबान की मदद कर रहा था और अब रशिया जो है ना अमेरिका के ख़िलाफ़ तालिबान की मदद कर रहा है। तो बेचारे तालिबान 2 सुपर पावर का चारा बने हुए हैं। पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के रवैये में तब्दीली चाहते हैं। तो क्या वो पाकिस्तान की ISI को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि अपने सारे मोरे पिटवा कर नहते हो जाएं? जनरल साहब अगर ये रियलाइज़ कर लें कि अगर अमेरिका अपने आप को अफ़गानिस्तान से विड्रॉ कर ले तो अफ़गानिस्तान के सारे मामला ठीक हो जाएंगे, बजाय इसके कि वो दूसरों मुल्कों पर नुक्ताचीनी करें।
अब वो वहाँ पे वही दोबारा रिवर्स शुरू हो गया सिलसिला। अब वो पहले वो बेचारे उनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था रशिया को मारने के लिए, और अब रशिया सपोर्ट कर रहा है अमेरिकियों को मारने के लिए। और वो पठान बेचारे लाले शलवार कमीज पहन के कलेशंकोव उठा के कब से पिट रहे हैं और पिटते रहेंगे। कोई और है टाइम है? अभी गाना सुना सकते हैं आप बचा हुआ? गाना नहीं, एक तबसरा और बाकी है, लेकिन 2 मिनट बाकी है जी। 2 मिनट में हो जाएगा मेरा ख्याल है। कोई 26 नवंबर 2008 में बॉम्बे हमले के मुतल्लिक किताब में अहम इंकशाफात। ये किताब जर्मनी के मुसन्निफ एलियस डेविडसन ने लिखी है। मैंने इनकी जो है ना वो किताब की कुछ लाइनें पढ़ी हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ा है, किताब तो पूरी पढ़ी नहीं है, मैंने ऑनलाइन थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है। बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। तो इंटरव्यू में जो मोटे मोटे पॉइंट थे वो ये थे कि इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास इस हमले की इतला पहले से थी, मगर उसने मालूमात मुंबई पुलिस और वेस्टर्न सेंट्रल कमांड को जानबूझकर नहीं दी। और जो एक सबसे अहम जो उसमें जो बात मैंने जो पढ़ी वो ये थी कि ATS के चीफ जो हेमंत कुरकुरे, इसके जिस्म से फॉरेंसिक ने जो गोलियां बरामद की है ना सामीन, वो जो गोलियां उसके जिस्म से निकली, वो गोलियां दहशत गर्दी करने वाले जो भी 4, 6, 8 लोग थे उस दिन, उनमें से वो गोलियों का या उस असले का, उस काइंड के असले का इस्तेमाल उन 8 चारों टेररिस्ट में से कोई भी नहीं कर रहा था। ये एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, फॉरेंसिक ने बताया। लेकिन इसको क्योंकि आम नहीं करेंगे ना, पता चल जाएगा कि उसको जो है ना किसी और ने कत्ल किया था। तो उन्होंने अपनी किताब जो है ना इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने किताब तमाम हक़ाइक़, दस्तावेज़ात और मुशाहिदे के बाद ही तहरीर की है। इसके अलावा उन्होंने हमले के मकामात और अखबारात के तराशे भी बहुत बारीकी से देखे हैं। तो आप लोगों को अगर कहीं मिले, मेरे को भी अगर मिलेगी तो मैं बुक ज़रूर पढ़ूंगा। और इसके अलावा एलियस डेविडसन ने इससे पहले जो है ना 9/11 पे भी बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी थी। तो यार बंदा जो है सोफिया मेरे काइंड का लगता है, क्योंकि ये जर्मनी में रहता है। तो जब हम लोग जर्मनी के विजिट पे जाएं तो एलियस डेविडसन का नाम ज़रूर याद रखिएगा, इससे ज़रूर मिलेंगे क्योंकि ही इज़ माई काइंड ऑफ पर्सन। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और जावेद भाई प्लीज़ पर्सनलाइज नहीं होया करें, क्योंकि जो बात अगर हम लोग कर रहे होते हैं ना उसी से रेफरेंस से बात करें। पूरे जो है ना वो अमेरिका में तमाम मुसलमानों ने शायद 1% के अलावा सूद पे घर खरीदे हुए हैं। तो आप किस किस को मेंशन करेंगे, आप खुद भी उसमें शामिल हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। This is Your Talk. Do you read me? On 15.